कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका स्वागत है। नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ महासचिव हैं हिंदू महासभा के। नितिन चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है। और रमजान चौधरी जी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। रमजान चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। प्रियदर्शनी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि लगातार विरोध हो रहा है, तो विपक्ष विरोध इसको कर ही रहा था। अब आपने चूंकि इसको लोकसभा राज्यसभा से भी पारित करवा लिया, कानून बनने के लिए अब ये एक कदम दूरी पर है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, लेकिन अब इसको चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी भी। कैसे इसको आप देखती हैं? नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी सादर प्रणाम, और इंडिया न्यूज के दर्शकों को भी। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जैसे कि कल माननीय गृह मंत्री का भी आपने भाषण सुना होगा कि भाई देश का कानून है, मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे आप? आपको मानना पड़ेगा। ये एक देश का कानून है जो बन गया है। हाँ, बिल्कुल सबको अधिकार है कि अगर आपको इसमें कुछ चैलेंजेस लग रहे हैं या आपको कहीं कोर्ट में जाना है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए कोर्ट में, जाइए और करिए। और आज ही मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें कि ओवैसी साहब का मुंह लटका हुआ था, लिटरली उनका मुंह लटका हुआ था, क्योंकि उनकी खुद की 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इस समय वक्फ बोर्ड पे है, जो कि कभी भी उसको चैलेंज किया जा सकता है। उनके अमचे चमचों की 1 लाख से भी ज्यादा की प्रॉपर्टियां हैं जो इधर उधर डाल रखी है उन्होंने, उत्तर प्रदेश और अलग हैदराबाद में। अभी किसी ने मुझे लिस्ट भेजी थी, मैं वो सारा पढ़ रही थी। आप ये बताइए कि ये हालत, उनका तो मुंह लटकेगा ही। यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इससे किसी भी हिंदू को कोई फायदा और नुकसान नहीं है। इसमें अगर वाकई किसी का फायदा है तो वो उस गरीब मुसलमान का फायदा है, उस गरीब मुसलमान का फायदा है, वो शोषित मुसलमान का फायदा है, जिसको ये रिलीजियस यानी कि ये जो धार्मिक गुरु अपने आप को सो कॉल्ड बोल के, ठेकेदार बोल के, लेकिन प्रदर्शनी की समस्या ही तो यही है ना, क्योंकि आप लोग ये बता तो रहे हैं कि इसका ये फायदा है या इसके इस तरह से आप लोग जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ये होगा। लेकिन भाई मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ी जा रही है, कहीं इसका विरोध किया जा रहा है, कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतर आएंगे। अब जिस समाज के लिए आप ये कर रहे हैं वही पूरी तरह से आपसे असंतुष्ट नहीं है। देखिए, 2 तरीके के लोग विरोध कर रहे हैं। एक, जिनका नुकसान हो रहा है, ओवैसी जैसे लोग। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। एक ओवैसी जैसे लोग और कांग्रेसी, जिनको पता है कि इनका राजनीतिक मकसद पूरा नहीं हो रहा। किसी ने बड़ा शहजाद पूनावाला की, मैं कल डिबेट सुन रही थी, तो उन्होंने किसी ने पूछा कि वक्फ बोर्ड जो है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर्स है इस देश में, तो किसी ने बोला 4th कौन है, तो नाम लिया जी रॉबर्ट वडेरा, रॉबर्ट जी का है। तो ये इनको तो तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि इनकी तो जमीनें जा रही हैं, चैलेंज कर दिया जाएगा। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि 9 लाख से भी ज्यादा एकड़ लैंड इन लोगों ने एक्वायर कर रखा था वक्फ बोर्ड के नाम से। कितने गरीबों की शादी करवा दी इन्होंने, कितने गरीबों को दे दिया, कितनी विधवाओं को दे दिया। इनसे पूछा जाए, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इनसे ये भी पूछा जाए कि अगर ये वक्फ बोर्ड, मैं 12 कंट्रियां देख रही थी, मुस्लिम कंट्रियां जो कि विदेश की हैं, जिसमें कि यूएई है, लीबिया है, सीरिया है, कतर है, इराक है, और भी बहुत सारी, 12 देश मैंने निकाले। उसमें एक अफगानिस्तान भी आता है, वहां पे भी वक्फ बोर्ड नहीं है। और यहाँ क्यों है भाई? यहाँ क्यों है? और सबसे बड़ी बात, इससे किसी मुसलमान का भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण बता देती हूँ। हरियाणा में नूह में कितनी गरीबी है, बदहाली है, लेकिन वो चंद जो 5-6 परिवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सबको मालूम वो चंद 5-6 परिवार कौन है। मुझे लगता है विद्रोही भाई भी जानते हैं वो 5-6 परिवार कौन है। वो 5-6 परिवारों के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो वक्फ बोर्ड से जिसको कोई फायदा हुआ हो। 100 एकड़ों की जमीनें इन्होंने कब्जा कर रखी है। नाम बताने लगूं तो पता लग जाएगा, किसी ने पेपर भी भेजा है मेरे को। आप ये बताइए कि ये तो इन्होंने तो अपने घर बनाए हैं वहां पे। हिल्टन होटल हो गया हैदराबाद का, गुड़गांव के 3 5 स्टार होटल वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई, आपने बोल दिया जी ये जमीन हमारी है, ये हमारे उसके औरंगजेब और ये इनकी और इनके दादा और हमारे ये फकीर आए थे और ये आया था, और आप वहां पे लकीर खींच देंगे और ये जमीन हमारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जी? कैसे हो जाएगी? वही बात,
ये तो कल उसके बाद हमारे मंदिरों पे चले जाएंगे और बोलेंगे ये जमीन हमारी है। कैसे हो गई तुम्हारी, कैसे हो गई? अब भगवान श्री कृष्ण को भी अब आप जिसको कहते हैं टारगेटिंग करोगे। आप कल शिव जी को भी टारगेट करोगे कि ये वक्त बोर्ड में आता है तो जी इस ये जमीन अब हमारी। और ऐसा हुआ है, ऐसा इन लोगों ने किया है, उत्तर प्रदेश में किया है। लेकिन अब ये चलने नहीं दिया जाएगा। ना मुसलमान भाइयों ठीक के है, साथ लेकिन कोई अब तो अन्याय कोर्ट चले होगा। गए ना, अब तो प्रियदर्शनी जी कोर्ट चले गए, हाँ, तो ये कोर्ट कोर्ट जाए, देखेगा ना, कोर्ट अब इसको जाए, तो बिल्कुल जाए, कोर्ट बिल्कुल देखेगा। जाए। ठीक है, वेद प्रकाश बिल्कुल। विद्रोही जी, भाई कानून तो जी। अब बनने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, लेकिन अब कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा रहा है, और जो प्रश्न बार बार इसको लेकर के उठ रहा है, कैसे देखें इसको? आयुष जी, आपको और सभी साथियों को नमस्कार। कानून बनाना इस देश की संसद का अधिकार है और इसी संसद के बनाए हुए पता नहीं कितने कानून सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिए हैं। क्या ये सत्य नहीं है? मुझे तो सबसे पहले तो इस बात पर आश्चर्य हुआ जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अपनी दलील में कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी पर टिक नहीं पाएगा। आप देखते हैं उपराष्ट्रपति जी ने क्या टिप्पणी की थी, क्या उनके पद को शोभा देती है? उपराष्ट्रपति कहते हैं कि ऐसा कहकर आप संसद की सर्वोच्चता को चैलेंज कर रहे हैं। आप महोदय संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक वकील भी रहे हैं, क्या आप भूल गए इसी संसद के बनाए हुए कितने ही कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है? और सुप्रीम कोर्ट बनाई इसीलिए है कि संसद जो कानून बनाती है वो संविधान सम्मत है या नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान के मूल ढांचे के को तोड़ता है या नहीं है, इसकी निगरानी और स्क्रूटनी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है। ये रवैया ही बताता है कि इनकी सोच क्या है। अभी बहन ने आपके सामने डिबेट में कह दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि रॉबर्ट वाड्रा के पास देश की सबसे ज्यादा चौथे नंबर के वो जमीन के मालिक है। ये इसी तरह की झूठ फैलाते हैं। इन्होंने झूठ फैला दिया कि भाई 9 लाख एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी। इनको मालूम नहीं कि उस जो 9 लाख एकड़ की जमीन है, खुद सरकार ने बयान दिया है 2024 में, इनके ही माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, कि 99.9% जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की वो डिजिटल हो चुकी हैं, अर्थात उनके कागजात सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी वैध जमीनें हैं और उसके अंदर भी मस्जिदों की जमीनें, दरगाहों की जमीनें और जमीनें, मकान, कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो जमीन नाम पर तो 1.5, 2 या 3 लाख एकड़ जमीन है, इससे ज्यादा जमीन नहीं है। बाकी सब मस्जिदें वगैरह बनी हुई है, उनको भी ये जमीन कहते हैं। दूसरा, कपिल सिब्बल ने बाकायदा राज्यसभा के अंदर पूरी लिस्ट जारी कर दी। इनकी ये भी झूठ साबित हो गई कि भाई वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है भारत में। उससे ज्यादा जमीन तो 4 राज्यों के पास जो हमारे हिंदू धर्म संस्थान है उनके पास है। उनका सारा रिकॉर्ड, सारे प्रमाण ये सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा में रख दिए। जो हिंदू मंदिरों, मठों, आश्रमों के पास जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड से कहीं ज्यादा है। अगली बात, ये कानून बनाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की धारा 25 समानता का जो अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको छीन लिया। हर धर्म को अपनी प्रैक्टिस करने का, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार हर धर्म को है। ये कहते हैं वक्फ बोर्ड धर्म नहीं, वो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। बिल्कुल ठीक है। तो जो हिंदुओं की जो आपके ट्रस्ट बने हुए हैं, तिरुपति का ट्रस्ट है, पद्मनाथ का ट्रस्ट है और बहुत से बड़े बड़े हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट है, राम मंदिर के ट्रस्ट है, वो भी कोई मंदिर थोड़ी है, वो भी संस्थान है, वो भी ट्रस्ट है। जब हिंदू संस्थानों के अंदर, हिंदू धर्म मंदिरों के अंदर, ईसाइयों के अंदर, पारसियों के अंदर, यहूदियों के अंदर, सिखों के अंदर आप गैर धर्म के व्यक्ति को उस ट्रस्ट का सदस्य नहीं बना सकते, तो भाई मुसलमानों के धर्म में आप क्यों गैर हिंदुओं को डाल रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, मुसलमान ही रहेगा। अरे मैडम चुप रहिए ना, आपको नहीं है, चुप रहिए ना, आप एक्टिंग कीजिए, रील बनाइए। नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, नहीं बनाना कोई गुनाह नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, फिर से देखिए, ये नहीं, प्लीज वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये पर्सनल टीका टिप्पणी से बचे, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना। पहली चीज तो ये नहीं, इसमें मेरा घोर ऑब्जेक्शन है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं, केवल मुद्दे पर बात। वेद प्रकाश विद्रोही जी, नहीं, ये नहीं,
नहीं नहीं, ये किस किस्म की बकवास हुई? नहीं नहीं, ये किस किस्म की बेहूदगी हुई? मैं यहाँ पे बेहूदगी सुनूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये नहीं हो पाएगा ना। आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन आएगा। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना है। नहीं, आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आप बीच में ना बोलें, मैं भी बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आपने जो बात कही वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वो व्यक्तिगत बातों को आपको यहाँ पर नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, ये असामाजिक बातें करेंगे, मैं सुनूंगी यहाँ पे बैठ के। आपको ज्ञान नहीं है, आपने नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं है? आपको ज्ञान नहीं है कि इसमें नहीं लिखा है? पढ़िए जाके। आपको ज्ञान नहीं है इस चीज का। सारे मुसलमान होंगे, पढ़िए जाके। पढ़ा है आपने? अगर आप नहीं, ठीक बात है वेद प्रकाश विद्रोही जी। और कल किरण रिजिजू ने बड़ा स्पष्ट और बड़ा क्लियर कहा कि कोई ऐसा गैर धार्मिक या मुस्लिम धर्म के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई ऐसा नहीं है दूसरे धर्म का बिठाएंगे, ऐसा नहीं है वेद प्रकाश विद्रोही जी। झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अब संसद के पटल पर भी झूठ बोलने लग गए भाई। ठीक है ना, अब तो आप ले गए ना उसको। अब जब आप अपनी बात को केवल सच साबित करेंगे और जो संसद के अंदर बात रख रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, अब आपने उसको चैलेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। एक मिनट प्रियदर्शनी जी, एक मिनट। ठीक है, आप दोनों लोग की बात हो गई। एक मिनट रमजान जी, अभी रमजान जी, एक मिनट प्रियदर्शनी जी बात आ गई। एक मिनट प्लीज। रमजान चौधरी जी, ठीक है। रमजान चौधरी जी, ये वक्फ को लेकर के क्या एतराज है? रमजान चौधरी जी, नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपकी बात आ गई। आपको जो कहना था आपने कह लिया। अभी रमजान चौधरी जी, नहीं, अरे वेद प्रकाश विद्रोही जी प्लीज, इस तरीके से नहीं होता ना। आपने अपनी बात रख ली, हो गया, आपने बता दिया, आपने अपनी बात को रख लिया, आपकी बात आ गई। रमजान चौधरी जी, रमजान चौधरी जी, ये वक्फ को लेकर के क्या एतराज है? प्रियदर्शनी जी और वेद प्रकाश जी की ऑडियो को डाउन कर दें, प्लीज डाउन करें इनकी ऑडियो को। मुस्लिम स्कॉलर के पास में जा रहा हूं। रमजान चौधरी जी, क्या एतराज है ये वक्फ को लेकर के, जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात है। रमजान जी आप अनम्यूट कर लें एक बार, म्यूट हैं। सभी को नमस्कार, जितने भी पैनलिस्ट हैं। आयुष जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रियदर्शनी जी हमारी बेटी है, थोड़ा नरम लहजा रखिएगा। कोई बात नहीं, जो चीजें होती हैं, कई बार वो बुजुर्ग हैं, आप बेटी हैं, तो थोड़ा नरम लहजा रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आयुष जी कि अगर हमें कोई किसी काम के लिए व्यवस्था देनी होती है, कानून बनाना संसद का अधिकार है। उन्होंने कानून बनाया है और संसद कानून बनाने के लिए ही वहां व्यवस्था की गई है। लेकिन कानून बनाने की जरूरत जब पड़ती है, जब कोई गलत प्रैक्टिस हमारे समाज में हो रही हो, तो उसको व्यवस्था देने के लिए, सही व्यवस्था देने के लिए कानून की व्यवस्था होती है। 2013 में जो बिल बना था आयुष जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जितने पक्ष और विपक्ष के लोग थे, सबने एक सहमति से, सर्वसम्मति से ये बिल बनाया था। 2013 जो वक्फ बिल बना था। मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी बेटी बैठी हैं, कि क्या जरूरत पड़ गई है इस वक्त इस कानून को नया रूप देने की? एक बात। दूसरी बात, जो भी सेक्शन अब वो कह रहे हैं, अभी हमारी बेटी कह रही थी कि इसमें गरीब मुसलमानों का भला है और आम मुसलमानों का भला है। कोई भी ऐसा क्लॉज वो आप पढ़कर सुना दें कि इसमें यहाँ पर महिलाओं का, मुसलमानों का भला है। वो कह रही है कि इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा मुस्लिम महिलाओं को। इसमें प्रतिनिधित्व कम किया है महिलाओं को। पहले 2 से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व था। हरियाणा में शमीम बानो है, उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं अभी भी हैं। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं था ना, लेकिन अब ये मैंडेटरी किया गया है। यही तो दिक्कत है ना। और अभी तक केवल जो मैं डाटा देख रहा हूं, उसमें केवल 8 सदस्य अभी तक आप लोगों ने टोटल बनाए हैं वक्त के अंदर। मेरा इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंडेटरी किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्लास का, लेकिन ऐसा नहीं था कि महिलाएं नहीं थी। दूसरी बात, अब ऐसा क्या हो जाए, जब ट्रिब्यूनल बनता था आयुष जी, तो ट्रिब्यूनल में जो अधिकारी होता था वो सरकार के द्वारा होता था, जो
जो मेंबर बनते थे वो सरकार के द्वारा नामित होते थे, उनको प्रस्तावित सरकार करती थी। यानी वो संस्था इंडिविजुअल भी है और सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड भी है। तो अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा था, ये मैं तस्लीम करता हूं कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार है और उससे बहुत ज्यादा जो उम्मीद थी मुस्लिम समाज को वो फायदे नहीं मिल पा रहे थे, ये सच है। लेकिन अब क्या मिल पाएंगे इसकी क्या गारंटी है? जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी पहले सजा थी, ज्यादा सजा थी, उसकी सजा कम कर दी। उसको पहले नॉन बेलेबल उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, नॉन बेलेबल वारंट। नहीं, लेकिन रमजान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको इसके कौन से ऐसे क्लॉज हैं जिस पर ऐतराज है, जिससे आपको ये लग रहा है, और क्या आप भी इस नहज पर हैं रमजान जी? आपको ये लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि जमीनें छीन ली जाएंगी या उसको अंडरटेकिंग कर लिया जाएगा या मस्जिदें छीन जाएंगी, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत सारी चीजें हवा में होती हैं। जैसे अभी भी कुछ बातें हम पैनलिस्ट हैं जो हवा में करते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बेहतर हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। आप किसी के गलत काम की सजा को कम कर देंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा कि ज्यादा होगा? आयुष जी, अगर उस एक सेक्शन ऐसा था कि भ्रष्टाचारी मिलेगा तो उसको सजा 2 साल की होगी और अब उसकी बेलेबल करके उसको 5-6 महीने की सजा कर दी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये सेक्शन है इसमें। दूसरा, वक्फ बाय यूजर्स का इसमें कॉलम रखा है, ये ठीक है। हम इसका कि अब तक की सारी प्रॉपर्टी जो अब्बास नकवी ने डिक्लेयर करके 99% औकाफ को उन्होंने डिजिटल करके उनको गिनवा दिया था, वो सही है कि वो उस पर प्रोस्पेक्टिव। नहीं, तो उसमें तो फिर मुझे लगता है कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए ना चौधरी जी, क्योंकि अगर जो चीजें आपके पास रिकॉर्ड में हैं, जिसके पास आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐसा नहीं है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते, तो उस पर तो किसी को कोई एतराज नहीं है। जो है वक्फ का वो तो वक्फ का है, क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं उसके। लेकिन अगर किसी चीज के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है या बार बार ये कहा जाता है कि ये जमीन वक्फ की है या यहां पर दावा, जैसे अभी कुंभ का जिक्र हुआ। रमजान जी, 1 मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपको ही समय दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अभी कुंभ का आयोजन हो रहा था, कुंभ के पहले भी कह दिया गया कि जहां पर कुंभ लगता है वो वक्फ की जमीन है। अब इस तरह के अगर आप दावे करेंगे तो भाई इसको कोई तो देखने के लिए होना चाहिए ना। और अगर वो अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसको डिमोलिश कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जो सुधार की आवश्यकता है वो कर दी गई। इसके पहले भी तो हुआ है ना इसके अंदर सुधार, ऐसा तो नहीं कि पहली बार हो रहा है। प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, मालिकाना हक में आता है। कोई यूं कह दे कि ये मेरी जमीन है, हो ही नहीं सकता, ना पहले हो सकता है ना अब हो सकता है। ये तो हवाई बातें हैं। पहले भी जो प्रोविजन था, अगर कोई वक्फ करता था या कोई वक्फ की जमीन है तो उसको वहां शामिल करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए बाकायदा नियम है। अगर आप मतलब एक अच्छे लर्नड एंकर हैं, अगर ये चीजें कोई भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप का कानून ये कहता हो कि मैं उस पर हाथ रख दूं और वो उसकी हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। पहले भी प्रोविजन था, अब भी प्रोविजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हवा की बात है। कुंभ का मेला कैसे हो जाएगा वक्फ का? वक्फ की सारी प्रॉपर्टी डिजिटाइज होकर ये संसद के पटल में आ चुकी है। तो ये सब तो हवाई बातें हैं। ऐसा ना पहले हो सकता था ना आज हो सकता है। प्रॉपर्टी ओनरशिप का तो फिर मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना, फिर ऐतराज किस बात का है रमजान जी? मैं तो ये कह रहा हूं, जब सरकार भी ये कह रही है कि भाई जो आपकी जो भी संपत्तियां वो जैसी थी एज इट इज वैसा ही रहने वाला है। हाँ, अगर कहीं किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है या कुछ छोटे अमेंडमेंट्स जो ऐसे होने चाहिए थे, मसलन जैसे कि बहुत विशेष मामले में आप अदालत जा सकते थे, सारी चीजें नहीं आप उसको चैलेंज कर सकते थे, अब वो भी दे दिया गया कि आप 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोर्ट में भी अगर कोई मामला जाएगा तो कोर्ट भी तो देखेगा ना। बेईमानी कहां झलकती है? जो बैड इंटेंशन जिसको हम कहते हैं, जो बात असत्य है। एक न्यायिक अधिकारी को यह तय करने का हक होता है, जो मालिकाना ओनरशिप का राइट्स है, कि उसको उसकी जमीन को कौन तय कर सकता है। क्योंकि एविडेंस में आता है ये। मैं एडवोकेट के नाते भी सिविल जज या कोई कलेक्टर इसको तय कर सकता है। आपने प्रशासनिक अधिकारी को अधिकार दे दिए। क्या सरकार का चुना हुआ अधिकारी सरकार की जमीन, अगर सरकार का डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड से और सरकारी आदमी डिसाइड करेगा तो किसके हक में करेगा? आयुष जी आप बताइएगा। तो वो चैलेंज भी तो हो सकता है ना कोर्ट में। फिर कोर्ट में भी हो सकता है। बात हो गई। अगर नहीं मैं यही तो कह रहा हूं ना, तो उसमें क्या समस्या है? अगर गलत नहीं है तो कोर्ट में तो जाएगा ना वो मामला। आज भी तो ऐसा ही होता है ना। अभी लैंड का कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे आपने भी कहा ना कि कोई किसी पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाके कोई अधिकार जमा दे और वो उसका हो जाएगा।
उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। और अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, मैं कह रहा हूं अगर मजिस्ट्रेट में भी गलत कुछ किया, आप कह रहे हैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर किया या दबाव में किया, जिसकी भी सरकार उसके दबाव में किया, वो कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन मैं दो बात आपके सवाल का दो जवाब है जी। एक तो नेचर ऑफ लॉ के खिलाफ है कि किसी के साथ डिस्प्यूट हो और वो खुद उसका फैसला करने बैठ जाए, ऐसा नेचर ऑफ लॉ के खिलाफ है। दूसरी बात, क्या सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ही ये सब तब्दीलियां हो सकती हैं? क्या ये सीरीन बोर्ड में, तिरुपति बोर्ड में, राम मंदिर बोर्ड में या किसी सिख बोर्ड में, पादरी बोर्ड में, ईसाई में, क्या ये संभव हो सकता है कि उनके राइट्स या उनके बोर्ड्स को भी आप किसी ट्रिब्यूनल के अलावा किसी प्रशासनिक अधिकारी के हवाले कर सकते हैं? ये तिरुपति बोर्ड में तो पूरा वहां पे गवर्नमेंट बॉडी है, वहां तो पूरी, वहां तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट देखते हैं सारी चीजों को। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जितने भी बोर्ड हैं सारे ट्रिब्यूनल के अंडर आते हैं, उनमें प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते और उसमें उस ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रोविजन है अपील करने का। यही तो मैं कह रहा हूं ना, तो वहां पर भी ऑलरेडी ये प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप ये भी कहते हैं कि चलिए गैर मुस्लिम वाली बात को भी तो किरण रिजिजू जी ने कल उसको बड़ा क्लियर कर दिया कि उसमें ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत सारे केरल के अंदर ऐसे बोर्ड हैं, तमिलनाडु में ऐसे बोर्ड हैं जहां पर ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, तो इस पर क्या एतराज है रमजान जी? आर्बिट्रेरी कहना, ये मैं लॉ की बात कर रहा हूं, मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, मैं जो ये आर्गुमेंटल बात कर रहा हूं, ये नहीं होगा वो होगा, वो सब तो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी में तो सब कह रहे हैं कि बहुत भारी फायदा होगा। हमारी बहन जी ने अभी कहा कि मुस्लिम गरीब मुसलमानों को कोई क्लोज बता दें पढ़कर कि इसमें गरीब मुसलमान का ये फायदा है। आर्बिट्रेरी कहना। चलिए मैं आऊंगा अभी आपके पास, मैं अभी नितिन जी का भी रुख करता हूं। नितिन जी ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह की परिस्थितियां इस समय आप देख पा रहे हैं, एक तो एतराज होना या किसी पॉइंट्स पर आप ये कहें कि नहीं ये चीज गलत है, इसको हटाइए या ऐसा होना चाहिए, ये एक अलग बात। दूसरा ये कि उसका एक विरोध होना कि नहीं ये हमारे ऊपर एक तरीके का अटैक है या हमारी जो चीजें हैं उसमें कहीं एक तरीके की घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाना इसको लेकर के कि नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे। कैसे देखते हैं इसको आप नितिन जी? देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये है कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा ही एक देश है जो धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई ऐसा बोर्ड बना है? आखिर वक्फ बोर्ड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पहली सवाल। दूसरा सवाल, जब 2014 में चुनाव थे तो 13 में उनको असीमित पावर देने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि 14 में चुनाव था, क्या कांग्रेस पार्टी को पता चल रहा था कि अब हम सत्ता में नहीं आएंगे तो वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दी जाए कि वो जो चाहे वो करे? और हम लोग के हिंदुओं की जमीन, अब आप बताइए, अभी आपने जिस तरह की मैं डिबेट सुन रहा था कि कल वो कह देंगे राम मंदिर भी हमारा ही है, तो एक मुद्दा और खड़ा हो जाएगा। मतलब हमारे हिंदू के देश में हिंदू की जमीन नहीं है, हमारा मंदिर नहीं है। आखिर कौन से है, कहां से आए थे मुसलमान? ये जब 1947 में देश आजाद हो गया, आपको एक मुल्क दे दिया गया, उसके बाद भी आपके लिए वक्फ बोर्ड बना के इतनी बड़ी जमीन आपको दे दी जा रही है और उसमें भी आपको असीमित पावर दी जा रही है। ये कैसे चलेगा? दूसरा, अब आप हमारे जो पैनलिस्ट रिजवान जी वो बार बार कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो फायदा किसको मिला ये तो बताइए। ओवैसी जैसे लोगों को फायदा मिलने के लिए बनाया आपने वक्फ बोर्ड। इतने एकड़ जमीन वो रखे बैठे हैं, वो जमीन जब वापस आएगी तो किसके पास जाएगी? आखिर वक्फ बोर्ड किसके लिए बना था? ओबीसी जी के लिए बना था या गरीब मुसलमानों के लिए बना था या धर्माधिकारियों के लिए बना था? आखिर किसने उनको वक्फ बोर्ड की जमीन दी? जो आज 5 स्टार होटल बनाए बैठे हैं लोग, आखिर किसने दी उनको वक्फ बोर्ड की जमीन? मेरे पास बलिया का एक मुस्लिम व्यक्ति आया था जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली, जिसका मुकदमा चल रहा है ट्रिब्यूनल में। वो है गरीब मुसलमान, रिजवान जी आपको बता रहा हूं, जिसकी गरीब मुसलमान की जमीन को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, वो मुकदमा लड़ रहा है यहाँ पे, उसे कहते हैं गरीब मुसलमान। आखिर सरकार ये संशोधन लेकिन नितिन जी इसमें 2 काउंटर आते हैं, इसमें 2 काउंटर देते हैं। एक तो पहला काउंटर ये देते हैं कि भाई नहीं नितिन जी इसके 2 काउंटर दिए जाते हैं, और पहला काउंटर ये देते हैं कि भाई कोई कुछ भी कहे कि भाई ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, उसको आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई। अब अगर आपकी जमीन आप उस पर दावा कर रहे हैं तो आपको उसके रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, आपको कागज बताने पड़ेंगे कि है कि नहीं। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये एक कहने की बात है कि आपने कह दिया। और दूसरा काउंटर ये दिया जाता है कि भाई वक्फ में ही इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं एक मिनट नितिन जी, वक्फ में ही इतना इंटरेस्ट क्यों है? और भी ट्रस्ट इस देश के अंदर धार्मिक ट्रस्ट हैं, उसमें फिर इसी तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये दोनों काउंटर आते हैं इसके साथ।
जी देखिए, जब कोई सरकार कोई कार्य कब करती है, अगर सरकार को शिकायत मिलती है कि फलानी जगह कोई कार्य गलत हो रहा है तो सरकार वहां पे छापा मारती है ना। तो जब सरकार को ये खबरें मिली कि वक्फ बोर्ड के द्वारा इस तरह की कार्य किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है, धर्मार्थ कार्य करना, गरीबों की सेवा करना, मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना। आखिर मदरसों में होता क्या है, आपको पता होगा कितने हथियार मदरसों में पकड़े गए। ये मदरसों का काम है? मदरसों का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, हमारी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना। जहां पे हथियार पाए जाते, ये कौन सी शिक्षा प्रणाली हो रही है? देश के विरुद्ध नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, फिलिस्तीन के झंडे फहराना, ये सिखाते हैं आप? आखिर हमारे देश में जहां आपको हम अपने भाई का दर्जा देते हैं, वहां आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, वहां पे आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो। जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, पाकिस्तान जीतती है, तो आप वहां पटाखे फोड़ते हो। ये कौन सा भाईचारा है? वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? आप वक्फ बोर्ड में आप गरीब मुसलमानों को छोड़िए, कितने हिंदुओं की जमीन उस पर होगी, उसकी पारदर्शिता होनी जरूरी है। और सरकार एक ऐसा आदेश लाई है, संविधान से नया बनाया है, अगर कोई नियम बनाया है तो जाइए, आप जाइए क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी तो फैक्ट को ठीक है, देखेगा ना। सुप्रीम कोर्ट तो नितिन जी चले ही गए, अब तो कोर्ट इसको देखेगा कि इसमें क्या ये चैलेंज कर रहे हैं। कोर्ट भी तो आयुष भाई फैक्ट देखेगा, ठीक है। एविडेंस नहीं देखेगा वो ना। बात ठीक है, उस पर तो खैर किसी को कोई एतराज नहीं है, वो तो ये पहले भी कहा गया कि आप जाइए अगर आपको एतराज। प्रियदर्शनी जी, ये फायदा पूछा गया, एक तो बताइए क्या क्लॉज इसके अंदर ऐसे हैं जो फायदा देने वाले हैं, बताइए प्रियदर्शनी जी। देखिए आयुष जी, मैं अपने वीएचपी के जो महानुभाव थे, मैं उनकी बातें सुन रही थी। एक एक शब्द उन्होंने जो बोला वो मेरे मन की बातें बोली हैं। और ये बात हकीकत है कि हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, दो देश बने थे, एक पाकिस्तान बना था, एक हिंदुस्तान बना था, ठीक है, भारत बना था। अब भारत में जो मुसलमान आए रह गए, ठीक है, वहां पे भी बहुत सारे हिंदू रहे और वहां पे 28% हिंदू थे, आज 1% हो गए, 1% हो गए। यहाँ पे आबादी भी बढ़े जा रही है, यहाँ पे जिसको कहते हैं लैंड पार्सल भी बढ़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं है लैंड पार्सल के हर मुसलमान का बढ़ रहा हो। रमन भाई की भी बातें मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। रमन भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूँ, नू के ऐसे 6 केसेस मैं जानती हूँ जहां पे इन बड़े परिवारों ने उन गरीब लोगों के, गरीब मुसलमानों के जमीनें हत्या ली। क्रिश्चियन लोगों की जमीनें हत्या ली। ये वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने हत्या ली। और कौन जानता है कि कल ये राम मंदिर पे भी बोल दे? कौन जानता है कि ये जगार्तन हमारे जो भी हिंदू रीति रिवाज है, मंदिर है, उसमें भी दावा ठोक दे? कौन जानता है? इस पे काशी विश्वनाथ पे कर दे तो फिर क्या कर लेंगे आप लोग? ये इसका कहीं ना कहीं तो रोकथाम होना चाहिए ना। और रमन भाई ये भी बात बोल रहे थे कि क्या किसी गरीब मुसलमान को फायदा होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वही बात जो मेरे वीएचपी के साथी प्रवक्ता ये बात बोल रहे थे, वही बात है कि जो जमीनें वापस आएंगी ये किसके यूज में होंगी, किसको यूज आएंगी? ये तो मुसलमान जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, उन्हीं पे यूज होंगी ना। और ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हम किसको बड़ा बनाना चाहते हैं। वो जो 0.1% मुसलमान है जो सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है, या हम एक ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे? इस देश में अगर आपको रहना है तो उसका कानून जो है वो एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग कानून होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस देश में, भारतवर्ष में अगर हम रह रहे हैं तो धार्मिक मामलों के लिए अलग अलग चीजें हैं ना। होगा। धार्मिक मामलों के लिए जैसे हम लोग के जो श्राइन बोर्ड है या जो ट्रस्ट बने हुए हैं उसमें उनका ये कहना है कि उसमें कोई इंक्लूजन नहीं है ना बाहर। हमारा एक नहीं अब आप वहां पर ये कहेंगे कि नहीं आप उसमें हमारे मामलों में आप दखल करें और दूसरी जगह पर आप दखल ना करें, ये तो गलत बात है फिर। नहीं, कैसे अलग? मैं आता हूं नितिन जी, 1 मिनट, अभी प्रियदर्शनी जी से मेरा सवाल है। हाँ। नहीं, कैसे अलग है आप ही बताइए। मैं बोल रही हूँ कि 1 नेशन 1 लॉ नहीं होना चाहिए। 1 नेशन 1 लॉ अगर होगा तो इसमें क्या गलत है? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपना एक तानाशाही चलाएं, अपना कानून चलाएं? चला लेंगे जरा जाके कतर में, चला लेंगे जरा जाके, बाकी मुस्लिम देशों की बातें कर रही हूं मैं, चला लेंगे जाके आगे अफगानिस्तान में। नहीं चला पाएंगे, लटका दिए जाएंगे, कटवा दिए जाएंगे। तो हमारे देश में कैसे चलाएंगे? ये कैसे चलने देंगे हम लोग? हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां पे हम सर्वे कुटुंब बोलते हैं कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वे कुटुंब बोल के तुम हमें गोलियां मारो, हमारे आने वाली नस्लों को गोलियां मारो और हम सह के देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा।
ऐसा बिल्कुल ठीक है, नहीं वक्त होगा। पे तो खैर कोई अगर गोली न्याय मारने वाली होगा बात तो तो नहीं, खैर सबके कौन लिए गोली मार रहा होगा, है भाई? एक जैसा होगा, देश में कानून अलग अलग है नहीं और मुझे होगा। लगता है आपकी और सरकार ऐसे मैं कोई एक कोई बात गोली और मारेगा बोलना चाहती हूँ प्रदर्शनी में। आयुष जी, नहीं मैं नहीं, गोली आयुष खैर जी नहीं बड़ी मारेगा कोई। जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलना चाहती हूँ। आज कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें, दो बातें को बारे में मैं एकदम गंभीर तरीके से बोलना चाहती हूँ। एक, इनकी पैट्रियाची सोच दिखाता है कि जब जब हिंदुस्तान में लोगों के पास महिलाओं के लिए जवाब नहीं होता तो उसका या तो चीरहरण करते हैं या इस किस्म की घटिया बातें बोलने की कोशिश करते हैं। और इस किस्म की घटिया बातें तब बोली जाती है जब इनके पास कोई तथ्य नहीं होता। और इनका नेता नकली जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बोलता है और आज हिंदुओं के साथ ही खड़ा नहीं है। शर्म आनी चाहिए ठीक है, इनको। चलिए रमजान जी जवाब दीजिए अब। प्रियदर्शनी जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको कुछ बातों से आंशिक तौर पर सहमत हूं। उनकी ये बात कि जो वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब विधवाओं के लिए, पेंशन के लिए, उनकी स्कूली एजुकेशन के लिए बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था, लेकिन वक्फ बोर्ड इस मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा है। और बहुत सारे थैंक यू सर। जो 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 बड़े अच्छे असरदार मुसलमान हैं, उन्होंने कब्जा करके चाहे राजनीतिक तौर पर और चाहे वो अपनी दबंगगिरी के तौर पर वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन मैं कुछ बातों से सहमत नहीं हूं कि क्या अब जो आपके बीजेपी का पिछले 11 साल से राज है, अब जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर जो मुस्लिम हैं, मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं हमारे नूह के ही लोग हैं और वो पूरे हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 1000 करोड़ की जमीन को उसने घोटाला करके इधर उधर कर दिया। तो अगर आपकी नीयत ठीक हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, तो ऐसे क्या एडमिनिस्ट्रेटर को उसका अधिकारी बना रहने का, क्या उसके राज में कोई एक भी फला बहबूदी का काम, कोई तरक्की का काम? प्रियदर्शनी जी प्लीज, आप हमारी बेटी के बराबर है, मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूं, आपकी बातों का ही मैं जवाब दे रहा हूं। अगर उन्होंने कोई एक भी काम किया हो, मैं नायब सिंह सैनी और खट्टर साहब का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं। वो इसलिए रहा हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, लेकिन वक्फ बोर्ड पर उन पर भी रोक नहीं लगी। आज भी ऐसे लोग जो पिछले 100 साल से पहले उन्होंने कांग्रेस के राज में वो जमीनों पे कब्जा किया, आज भी उनकी कोठी वक्फ बोर्ड के जगह पर बनी हुई है, उनकी दुकानें बनी हुई हैं, उनका गुड़गांव में मकान वक्फ बोर्ड में बना हुआ है। आज भी वो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को बेचकर और खुरद बुरद करके अपना घर चला रहे। क्या आपके राज में भी ये सब? मैं मानता हूं कांग्रेस ने में जबरदस्त भ्रष्टाचार था और उन्होंने नकेल नहीं लगाई, लेकिन खट्टर साहब जैसा निष्पक्ष आदमी, नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री के अगर कार्यकाल में भी हरियाणा में वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार होता है तो फिर हमें ये कानून बेमायने लगता है, क्योंकि भ्रष्टाचार वही लोग कर रहे हैं लीकेज को तो सही करने के लिए अमेंडमेंट्स किए गए हैं ना। अभी तो मुझे लगता है कि फिर तो इंतजार करना चाहिए ना रमजान जी, अभी तो कानून बंद तो पूरी तरह से जाने दीजिए। पहले से ही निराश हो जाना रमजान जी अगर पहले से ही निराश हो जाएंगे कि भाई कुछ होगा ही नहीं, जब आप सारी बातों को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई जिस मोटिव के लिए बना था वक्फ बोर्ड वो डिलीवर नहीं कर पाया, जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, कुछ चंद लोगों ने इसका फायदा उठाया, तो भाई कुछ अमेंडमेंट्स हुए, थोड़ा इंतजार करिए। इन सब पर नकेल कसेंगे रमजान अमेंडमेंट है जिसकी वजह से अब गरीब आदमी फायदा उठा पाएगा। इन जो ये बड़े लोग, जो दबंग लोग हैं, बिल्कुल होगा रमजान जी, बिल्कुल होगा। यही कमिटमेंट तो कर रही है ना सरकार क्यों कह रही है कि हमको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी? वो बार बार कह रही है, संसद में भी कहा, बाहर भी कहा कि जो असल हकदार हैं रमजान जी, जो असल हकदार हैं रमजान जी, वो बात ठीक है, इसीलिए तो जरूरत पड़ी ना रमजान जी। जो आप बात कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं वही बात सरकार कह रही है रमजान जी, जो बात आप कह रहे हैं एकदम एग्जैक्ट यही बात सरकार कह रही है कि भाई जिसको मिलना चाहिए फायदा उसको क्यों नहीं मिल रहा है। वो ये थोड़ी ना कह रही कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर के हिंदुओं में बांट देंगे या इस पर कोई मंदिर बना देंगे ना। जिसको फायदा मिलना चाहिए ये उसके लिए होना चाहिए, वो गरीब मुसलमान जिसके लिए वक्फ बना उसको ये डिलीवर करना है, और इसलिए ये अमेंडमेंट जरूरी थे। छूट जाएगी रमजान जी बिल्कुल होगा, मुझे लगता है थोड़ा आशावान रहे बस आप। नितिन जी एक तो आयुष भाई आपने देखा कि परसों जब संसद में वोट पड़ रहे थे तो कल मैं न्यूज सुन रहा था कि मुसलमानों ने बताया, खुद कहा कि राहुल गांधी जी उस समय जब यहाँ बहस चल रही थी संसद से चले गए, प्रियंका गांधी ने उसमें वोट में हिस्सा नहीं लिया। अब आप ये बताइए ये कौन से हित ऐसी है मुसलमानों के
दूसरा, जब वक्फ बोर्ड आप बनाते हो, मस्जिद आप बनाते हो, मदरसे आप बनाते हो, तो दिल्ली की सरकार मौलानाओं को तनख्वाह क्यों देती थी? वो तनख्वाह देना क्या सरकार का काम था? वक्फ बोर्ड आपका है तो मौलानाओं को तनख्वाह सरकार क्यों देती थी? वो पैसा था किसका? आखिर गरीब जनता का ही तो था। और आप जिस जिस लोगों का, जितने ये सरकारी राजनीतिक है, असल में वक्फ बोर्ड का जो निर्माण हुआ वो सिर्फ राजनीतिकरण करने के लिए हुआ। राजनीतिक जो पार्टियां थी उन्होंने अपने फायदे के लिए वक्फ बोर्ड बनाया और उन गरीब मुसलमानों को तुष्टीकरण की राजनीति करके उनका कभी भला नहीं किया। और जो ऊपर टॉप पे बैठे नेता थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने कई जगह तो हमें संज्ञान आया कि कब्रिस्तान तक को कब्जा कर लिया। इस तरह की नीति चला रही थी वक्फ बोर्ड। अभी देखिए, रमजान भाई ने भी इस बात को माना कि गरीब मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिला। और रमजान भाई, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी ये कानून बना है, इसमें उन गरीब मुसलमानों का भला सरकार करेगी। सरकार की मंशा पे बिल्कुल भी आप क्या कहते हैं, नाउमीद ना होइए। सरकार पे आप विश्वास रखिए। सरकार का काम है उन मुसलमानों से जो टॉप पे बैठे हुए हैं और जो इतनी सारी जमीनों पे कब्जा किए हैं, उन जमीनों को छुड़वा के उन पे कम से कम इस गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। तब ये वक्फ बोर्ड सही मायने में वक्फ बोर्ड कहलाएगा। रमजान जी, ये भ्रमित कौन कर रहा है मुस्लिमों को? अगर ये उनकी हित के लिए है तो ये ये भ्रमित कौन कर रहा राजनीतिक है? पार्टियां, आयुष जी, राजनीतिक पार्टियां जब पक्ष में होती हैं या विपक्ष में होती हैं तो ये सब खेल होता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो जो गैस सिलेंडर थे उसके लिए कितने ड्रामे होते थे। आज वही गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर चला गया। जब कांग्रेस ने सच्चर कमेटी तश्कील की थी, कानून बनाया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सारी प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करके 2011 के मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी। तब उनकी नियत और नीति कुछ और कहती थी। तो ये तो जो विपक्ष होता है वो हमेशा जो कानून बनते हैं, अच्छा या बुरा हो, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसका विरोध करते हैं। तो विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना वो हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। कुछ इसमें अच्छे क्लॉज हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिन पर आपत्ति है, वो दूर होने चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे कहने के सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए कुछ साथी, सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर कुछ करेक्शन होंगे, बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो किसी प्रभाव में बने हैं, तादाद के ऊपर बने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नल एंड वाइड किया है। तो ये हमारी सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अगर इसमें कोई चीजें होंगी, उनमें कोई सुधार की जरूरत होगी, कोई इलीगलिटी होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कोई किसी आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, 15 का होगा, 25 का होगा, तो उसको संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर देगा। हर चीज का सिर्फ इसलिए कि हम विपक्ष में विरोध करेंगे और हर चीज को, हर कानून को, हर बिल को इसलिए गलत ठहरा देंगे, सही ठहरा देंगे कि हम पक्ष में, हमारे पास बहुमत है, वो सब ठीक नहीं है। सैद्धांतिक तौर पर जो चीजें ठीक हैं उनका स्वागत होना चाहिए, जो ठीक नहीं है, आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, प्रक्रिया तो इस पर, प्रक्रिया पर तो किसी को एतराज नहीं होनी चाहिए। रमजान जी, प्रक्रिया पर तो किसी को एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, जो क्लॉजेस लगता है कि खराब है उस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ये एक सिरे से नकार देना, रमजान जी, ये नकार देना कि नहीं नहीं ये तो हमारे ऊपर सीधे एक तरीके का अतिक्रमण है या हमारे मामलों में दखल अंदाजी है, ये सही चीज नहीं, ये सही चीज नहीं। नियत का फर्क है। जो सरकार, क्योंकि मुसलमान इस वक्त ऐसा डरा हुआ है, सही बात यह है कि मुसलमान की औकात भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त दिखाई है, उसको दोयम दर्जे का नागरिक साबित किया है, एक पोलराइजेशन करने के लिए। कैसे रमजान जी, एक भी स्कीम ऐसी बता दीजिए जिसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ? नहीं रमजान जी, ये गलत चीज है। एक भी ऐसी मुझे स्कीम बताइए गवर्नमेंट की जिसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ, एक भी बता दीजिए। एक भी मंत्री, एक भी एमपी, अरे मैं कह रहा हूं मंत्री के होते हुए भी मुस्लिमों का फायदा ना हो, और एक भी स्कीम आप गिना नहीं पा रहे। मुझे 1 मिनट तो दे दें। आप एक उदाहरण पूछेंगे तो